हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपना भाषण शुरू किया तो माहौल ऐसा लगा जैसे धरती कांप उठी हो। उन्होंने भारत और नेटो दोनों को एक ही कतार में खड़ा कर जोरदार हमले किए और फिर ट्रंप ने सीधे संयुक्त राष्ट्र पर ही गुस्सा उतारते हुए एक के बाद एक कई गंभीर आरोपों की बरसात कर दी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ट्रंप का काफिला सड़क से गुजर रहा था और बीच रास्ते पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की गाड़ी रोक दी गई। मैक्रों तुरंत गाड़ी से उतरकर अमेरिकी पुलिस से बातचीत करने लगे और फिर सीधे ट्रंप को फोन लगा दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने हर किसी का दिमाग हिलाकर रख दिया। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर नोबेल पुरस्कार को लेकर ऐसा तंज कसा जिसने सबको चुभो दिया। मैक्रों ने कहा कि अगर ट्रंप को सच में नोबेल प्राइज चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले एक खास काम करना होगा। और फिर आया वो पल जिसने सबको सन्न कर दिया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही यूक्रेन पर धमाका कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन अपना खोया हुआ सारा जमीन वापस ले सकता है, बस उसे ये काम करना होगा। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले ट्रंप का बड़ा आरोप सुनिए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना असल में यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें रूस की सबसे बड़ी ताकत उसका तेल और गैस है, क्योंकि इन्हीं की बिक्री से रूस को अरबों डॉलर की कमाई होती है और वही पैसा उसकी सेना और हथियारों पर खर्च होता है। अब जब भारत और चीन जैसे बड़े देश रूस से तेल खरीदते हैं तो रूस को लगातार पैसा मिलता रहता है और वो जंग जारी रखने की क्षमता बनाए रखता है। ट्रंप ये तर्क दे रहे थे कि अगर पूरी दुनिया रूस का तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस की कमाई रुक जाएगी और उसकी युद्ध मशीन ठंडी पड़ जाएगी। उन्होंने नेटो देशों पर भी निशाना साधा कि वे रूस को कमजोर करने की बातें तो करते हैं लेकिन खुद भी उसके तेल और गैस पर निर्भर हैं, जिससे रूस को फायदा मिल रहा है। यानी ट्रंप का संदेश यही था कि रूस से तेल खरीदना दरअसल यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से आर्थिक मदद देना है और यह दुनिया को और बड़े खतरे में धकेल रहा है। अब सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र पर कैसे बरसे ट्रंप। तो ट्रंप का असल संदेश ये था कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था जो पूरी दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए बनी है, वो अपनी असली भूमिका निभाने में पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने कहा कि यह संगठन केवल औपचारिक चिट्ठियां लिखता है, बयान जारी करता है और दिखावे की मीटिंग करता है, लेकिन असली संकटों को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। ट्रंप ने खुद को उदाहरण बनाकर कहा कि उन्होंने केवल 7 महीनों में 7 बड़ी जंगों को खत्म किया जिन्हें लोग न खत्म होने वाली मानते थे, जबकि संयुक्त राष्ट्र वर्षों से मौजूद है पर केवल चेतावनी देता रह जाता है। यानी उनका सीधा आरोप ये था कि ये संस्था अपने नाम और संभावनाओं के हिसाब से काम ही नहीं कर रही, सिर्फ एक कागजी शीर बनकर रह गई है। ट्रंप ने अपने भाषण में तंज कसते हुए ये भी दिखाया कि संयुक्त राष्ट्र सिर्फ औपचारिकता निभाने वाली मशीन बन गया है जो छोटी छोटी समस्याओं तक में अटक जाता है। उन्होंने मजाक में खराब टेलीप्रॉम्प्टर और टूटे एस्केलेटर का जिक्र करके ये संदेश दिया कि जब खुद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की बुनियादी चीजें भी सही से काम नहीं करती तो इस संस्था से दुनिया की बड़ी समस्याएं सुलझाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि संयुक्त राष्ट्र न सिर्फ युद्ध रोकने में विफल है बल्कि कई बार इसके ढीले रवैये से उल्टा हालात और बिगड़ जाते हैं। शरणार्थियों के मामले में उन्होंने कहा कि ये संगठन आक्रमण रोकने की जगह अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण को बढ़ावा देता है। यानी ट्रंप की बातों में 2 रंग थे, एक तरफ तीखा आक्रोश और दूसरी तरफ व्यंग, लेकिन दोनों मिलकर यही संदेश दे रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र अब केवल दिखावे का मंच बन चुका है। अब जरा इमैनुएल मैक्रोन का ट्रंप पर नोबेल तंज सुनिए। तो मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा चुनौती दी कि अगर वे सच में शांति चाहते हैं और नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना देखते हैं तो उन्हें गाजा और इजराइल के बीच चल रही जंग को खत्म कराना होगा। मैक्रोन का मानना है कि दुनिया में अकेला अमेरिका ही ऐसा देश है, इसके पास इतनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत है कि वे इजराइल पर दबाव बनाकर युद्ध रोक सकता है और बंधकों को छुड़वा सकता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ट्रंप ने खुद संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा था कि वे शांति चाहते हैं, तो अब उस वादे को साबित करना ही असली कसौटी है। मैक्रोन ने साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो इजराइल उनके खिलाफ कदम उठा सकता है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस शांति और न्याय की राह से पीछे नहीं हटेगा। यानी उनका संदेश साफ था कि अब दुनिया ट्रंप की अगुवाई और अमेरिका की जिम्मेदारी देख रही है। अब जरा फिलिस्तीन मान्यता पर फ्रांस का बड़ा दांव सुनिए। तो मैक्रोन का आशय ये था कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता देने से प्रतीकात्मक संदेश तो जाता है, लेकिन असली ताकत और असर सिर्फ अमेरिका के पास है, क्योंकि इजराइल की सैन्य और आर्थिक मदद सबसे ज्यादा वही करता है। उन्होंने साफ किया कि फ्रांस युद्ध को भड़काने वाले हथियार नहीं देता, इसलिए उसका सीधा रोल इस संघर्ष में सीमित है।
जबकि अमेरिका चाहे तो इजराइल पर दबाव डालकर गाजा युद्ध तुरंत रोक सकता है। मैक्रोन ने यह भी माना कि फिलिस्तीन का असली राष्ट्र तभी बनेगा जब इजराइल खुद आधिकारिक रूप से उसे मान्यता देगा। केवल घोषणाओं से जमीन पर कुछ नहीं बदलेगा। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि इजराइल फ्रांस के इस कदम से नाराज होकर कोई भी सख्त कार्रवाई कर सकता है, लेकिन पेरिस पूरी तैयारी में है और हर हालात में अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करेगा। यानी मैक्रोन ये दिखाना चाहते थे कि फ्रांस न्याय और शांति के पक्ष में है, लेकिन निर्णायक कुंजी अभी भी अमेरिका और इजराइल के हाथ में है। अब जरा मैक्रोन और ट्रंप का आमना सामना सुनिए। तो असल में ये घटना इसीलिए चर्चा में आ गई क्योंकि ये एकदम अलग तरह का नजारा था जो आमतौर पर दुनिया के बड़े नेताओं के साथ देखने को नहीं मिलता। न्यूयॉर्क में जब डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के लिए सड़क बंद की गई तो इमानुएल मैक्रोन की गाड़ी वहीं फंस गई। सामान्य तौर पर नेता सुरक्षा घेरे में गाड़ी के अंदर ही इंतजार करते हैं, लेकिन मैक्रोन गुस्से में बाहर निकल आए और सीधे पुलिस से बात करने लगे। फिर मजाकिया अंदाज में उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा कि आपके काफिले ने मेरा रास्ता बंद कर दिया है, इसे खुलवाइए। ये वाकया कैमरों में कैद हो गया और लोगों को ऐसा लगा जैसे दो राष्ट्राध्यक्ष सड़क पर आम आदमी की तरह हल्की नोकझोंक कर रहे हों। इससे माहौल हल्का भी हुआ और मैक्रोन की छवि एक सहज और मजाकिया नेता के रूप में उभर आई। इसके बाद मैक्रोन ने इंतजार करने के बजाय सड़क पर टहलना शुरू कर दिया और जनता के बीच जाकर घुल-मिल गए। उन्होंने करीब आधा घंटा आम नागरिकों के साथ बिताया, उनसे बातें की, सेल्फीज खिंचवाईं, यहां तक कि एक नागरिक ने उनके माथे पर चुंबन किया, जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। ये दृश्य लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर इतने बड़े नेता जनता के बीच इस तरह खुले अंदाज में नहीं आते। मीडिया ने इसे तुरंत पकड़ लिया और पेश किया कि एक गंभीर कूटनीतिक हस्ती भी जमीन से जुड़कर लोगों के बीच आत्मीयता दिखा सकती है। यानी ये घटना केवल ट्रंप के काफिले से हुई रुकावट तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने मैक्रोन को एक ऐसे नेता की छवि दी जो गुस्से में भी हास्य निकाल लेता है और जनता के बीच रहकर खुद को आम इंसान जैसा पेश करता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा ट्रंप का यूक्रेन धमाका सुनिए। तो ट्रंप के बयान का मतलब ये था कि वे पहली बार इतने खुले तौर पर यूक्रेन के पक्ष में खड़े हुए और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि अगर यूरोपीय संघ और नाटो एकजुट होकर मदद करें तो यूक्रेन अपनी हर खोई हुई जमीन रूस से वापस ले सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय और धैर्य चाहिए, लेकिन सबसे अहम है यूरोप की वित्तीय मदद, यानी पैसा और संसाधन। ट्रंप का कहना था कि रूस ने 3.5 साल से ये युद्ध खींचा हुआ है, जबकि किसी भी असली ताकतवर सेना को इसे 1 हफ्ते में खत्म कर देना चाहिए था। इस तर्क से ट्रंप ने रूस को कागजी बाघ कहा, यानी ताकतवर दिखने वाला लेकिन असल में कमजोर। ज़ेलेंस्की ने इस बयान को बड़ी राहत के रूप में लिया और कहा कि अब अमेरिका और यूरोप की मदद से वे युद्ध खत्म करने और सुरक्षा की गारंटी तय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर ट्रंप ने यूरोप को भी कठोर चेतावनी दी कि अगर वे रूस से तेल और गैस खरीदते रहे तो इसका मतलब होगा कि वे अप्रत्यक्ष रूप से इस खून खराबे को बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में ट्रंप ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की और तय हुआ कि यूरोप रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा और ऊर्जा की निर्भरता कम करेगा। साथ ही नाटो देशों ने भी औपचारिक परामर्श बुलाया, क्योंकि एस्टोनिया ने शिकायत की थी कि रूसी लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा में घुस आए हैं। यानी पूरा संदेश ये था कि अब अमेरिका, यूरोप और नाटो मिलकर रूस पर और दबाव बढ़ाएंगे और यूक्रेन को मजबूती देंगे, ताकि युद्ध का पलड़ा यूक्रेन के पक्ष में झुके और रूस की रणनीति बिखर जाए। अब जरा यूरोप पर ट्रंप का हमला सुनिए। तो ट्रंप का असली मकसद ये था कि वे यूरोप की मौजूदा नीतियों पर सीधा हमला कर रहे थे, खासकर प्रवास और ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पर। उनका कहना था कि यूरोप में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी घुस आए हैं और ये किसी आक्रमण से कम नहीं है, जो धीरे धीरे यूरोप की संस्कृति, पहचान और सुरक्षा को खत्म कर देगा। दूसरी ओर उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की नीतियों को आत्मघाती बताया, क्योंकि उनके अनुसार इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को ही सबसे बड़ा धोखा कहा और आरोप लगाया कि ब्रिटेन जैसी सरकारें उत्तर सागर के तेल पर टैक्स बढ़ाकर अपनी ही ऊर्जा क्षमता को कम कर रही हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर यूरोप इस ग्रीन एनर्जी और प्रवासन की 2 मुही समस्या से बाहर नहीं निकला तो उसकी पूरी सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें यूरोप से प्यार है, लेकिन इन नीतियों से उसकी विरासत और धरोहर खत्म हो जाएगी। यानी उनका संदेश था कि यूरोप अपनी गलतियों से खुद को ही खा रहा है।
अभी जरा अमेरिका का स्वर्णिम युग सुनिए। तो ट्रंप का असली मकसद ये था कि वे यूरोप की मौजूदा नीतियों पर सीधा हमला कर रहे थे, खासकर प्रवास और ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पर। उनका कहना था कि यूरोप में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी घुस आए हैं और ये किसी आक्रमण से कम नहीं है, जो धीरे धीरे यूरोप की संस्कृति, पहचान और सुरक्षा को खत्म कर देगा। दूसरी ओर उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की नीतियों को आत्मघाती बताया, क्योंकि उनके अनुसार इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को ही सबसे बड़ा धोखा कहा और आरोप लगाया कि ब्रिटेन जैसी सरकारें उत्तर सागर के तेल पर टैक्स बढ़ाकर अपनी ही ऊर्जा क्षमता को कम कर रही हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर यूरोप इस ग्रीन एनर्जी और प्रवासन की दो मुही समस्या से बाहर नहीं निकला तो उसकी पूरी सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें यूरोप से प्यार है, लेकिन इन नीतियों से उसकी विरासत और धरोहर खत्म हो जाएगी। यानी उनका संदेश था कि यूरोप अपनी गलतियों से खुद को ही खा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।